नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी रंजीत हमारे साथ है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना को लेकर के 3 चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चिट्ठी जो है वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी। 3 चिट्ठियों में उनकी पहली चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है, दूसरी चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम है, तीसरी चिट्ठी जो है वो राज्यपाल संतोष गंगवार के नाम है। सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री को लिखी गई जो चिट्ठी है वो चिट्ठी की शुरुआती लाइन पढ़ के बता रहा हूं। चिट्ठी का मजमून पहले समझिए। इस चिट्ठी का मजमून जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। इस चिट्ठी का मजमून है कि जनगणना 2027 में आदिवासी / सरना धर्म को पृथक पहचान के रूप में शामिल करने के संबंध में, यानी सरना धर्म कोड की उन्होंने मांग की है कि भाई जनगणना में सरना आदिवासी को एक अलग धर्म के रूप में उसमें कॉलम में मेंशन किया जाए। लेकिन इसकी पहली लाइन आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग है कि सर्वप्रथम मैं समस्त झारखंड वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वैश्विक विवादों के बीच आपने पूरे देश के मान मर्यादा को बनाए रखा और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक की व्यवस्था संचालन में सभी राज्यों को शामिल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो उन्होंने लिखा, क्योंकि आप समझिए कि कांग्रेस जो है वो सिलेंडर को लेकर के लगातार उनकी सहयोगी दल है जिनके साथ वो गठबंधन में, और सिलेंडर की कमी और अभी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने, इन तमाम चीजों को लेकर के निशाना साध रही है। और हेमंत सोरेन यहां लिख रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं समस्त झारखंड वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वैश्विक विवादों के बीच आपने पूरे देश के मान मर्यादा को बनाए रखा और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक की व्यवस्था संचालन में सभी राज्यों को शामिल किया। ये केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य यहाँ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो निशाना साध रहे थे, और यहाँ पर हेमंत सोरेन तारीफ कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको 2027 की जनगणना को प्रारंभ करने के लिए विशिष्ट रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जनगणना साल 2021 में होनी थी, किंतु विभिन्न आपदाओं की पृष्ठभूमि में इसे परिस्थितिवश टालना पड़ा। अब आपके नेतृत्व में यह जनगणना संपादित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जनगणना कराने की पृष्ठभूमि से भली भांति अवगत हैं। आपने सदैव देश के विकास में आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों पर विशेष बल दिया है। किसी भी राष्ट्र की जनता, प्रक्षेत्र और क्षेत्र के विकास के लिए तथ्य आधारित नीति ही सर्वोत्तम मार्ग है, अन्यथा देश में असंतुलित विकास की परिस्थिति बनने की संभावना रहती है। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनगणना 2027 की संपूर्ण कार्रवाई में राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग कर रही है, और आज मैंने सेल्फ एन्यूमरेशन कर आपके इस अभियान में छोटी सी भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास किया है। इस क्रम में मुझे यह जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त हाउस होल्ड धारित करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है अथवा नहीं, इसका अंकन भी किया जाएगा। इसी क्रम में यह तथ्य उभर करके आया कि प्रत्येक नागरिक से जुड़े व्यक्तिगत आंकड़े का संकलन द्वितीय चरण में किया जाएगा। वर्ष 2021 की जनगणना की पृष्ठभूमि में मैंने आपको सरना धर्म की पृष्ठभूमि और आदिवासी समुदाय के अपने सरना धर्म के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को दृष्टिपथ में रखते हुए आगामी जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए पृथक आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान रखने का अनुरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि जनगणना के द्वितीय चरण में धर्म से संबंधित जानकारी से जुड़े प्रपत्र कॉलम में राज्य की आकांक्षा, विधानसभा का संकल्प, सभी आदिवासी समाज की भावना और राज्य सरकार की ओर से मेरे द्वारा आपसे किए गए विशेष अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्य की आकांक्षा, आदिवासी समाज की भावना और विधानसभा के संकल्प मूलतः इस पृष्ठभूमि से है कि जनगणना मात्र आंकड़ों की गणना नहीं है, बल्कि यह आंकड़ों की गहराई का भी विश्लेषण करती है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नीति निर्धारण, कल्याणकारी कार्य, संवैधानिक संरक्षण और तथ्य आधारित प्रशासन में किया जाता है। किसी समाज की पहचान उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से होती है, वहीं दूसरी ओर उस समाज के विकास से जुड़े सभी आयामों को प्रभावित भी करती है। देश की आजादी से पूर्व जनगणना प्रक्रिया में विभिन्न समाज द्वारा अपनाए जा रहे धार्मिक विशिष्टताओं, उनकी रीति रिवाज और पहचान को अंकित किया जाता रहा है, किंतु स्वतंत्र भारत में आदिवासी समाज के धर्म को अंकित करने की परंपरा नहीं रखी गई। आदिवासी समाज के द्वारा अपनाए जा रहे सरना धर्म के विभिन्न विशिष्टताओं, अलग अलग पूजा पद्धति और स्थल, कुल देवता, प्रकृति देवता और ग्राम देवता का प्रचलन, परंपरा और त्योहार, पुजारियों के द्वारा पूजा किए जाने की व्यवस्था का प्रचलन ही सरना धर्म को विशिष्ट
धर्म के रूप में अलग पहचान देता है। यह संभव है कि कार्य की महत्ता और विभिन्न आयामों में अलग अलग समूह करने से जनगणना का कार्य पर प्रभाव पड़ेगा और विलंब होने की संभावना बन सकती है, किंतु यह भी विचारणीय है कि किसी भी समाज से जुड़े आयामों और उनसे संबंधित आंकड़ों को समुचित संकलन ससमय नहीं किया जाता तो उस समाज विशेष के लिए नीतियों के निर्धारण पर प्रतिकूल और दूरगामी कुप्रभाव पड़ सकता है। आप अवगत होंगे कि साल 2011 की जनगणना में अलग कोड उपलब्ध नहीं होने के बावजूद देश के 21 राज्यों के लगभग 50 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में स्व प्रेरणा से सरना अंकित कराया। महोदय, झारखंड राज्य का गठन उसकी आदिवासी पहचान के आधार पर ही हुई। झारखंड राज्य की नीति, योजनाएं और निर्णय यहाँ के स्थानीय लोगों की भावना पर आधारित है, जिसके केंद्र में विभिन्न समुदाय, खासकर आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता है। ऐसी परिस्थिति में तथा इन सभी आयामों को जनगणना की प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, खासकर तब जबकि भारत तकनीकी क्षेत्र में अत्यंत विकसित स्थिति में है और सारे कार्य डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं। ऐसे में धर्म के कॉलम में सरना धर्म को अथवा अन्य ऐसे सदृश धार्मिक अस्तित्व को मान्यता देते हुए अलग कोड दिए जाने से आंकड़ों का संकलन बेहतर तरीके से किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा। मैं पुनः आपके आदिवासी समाज के प्रति विशेष संवेदना की अपेक्षा रखते हुए समस्त झारखंड वासियों की ओर से अपने पूर्व के 2023 के आग्रह, विधानसभा के संकल्प, आदिवासी समाज की भावना तथा झारखंड राज्य की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आग्रह करता हूं कि द्वितीय चरण में जनगणना के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में सरना धर्म साथ ही अन्य सदृश धार्मिक व्यवस्था को अलग कोड देते हुए उसकी पहचान बरकरार रखने का निर्देश देना चाहेंगे। ये राज्य और आदिवासी समुदाय आपकी इस महान कार्य के लिए सदैव ऋणी रहेगा। बाकायदा हेमंत सोरेन की चिट्ठी है। रंजीत जी, 2-3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रही। देखिए, सरना / आदिवासी धर्म कोड की मांग, पहले ही पैरा में केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की तारीफ, महंगाई को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के तारीफ, डिजिटल इंडिया की तारीफ, मतलब ये तमाम चीजें जिसको लेकर के सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो तो खैर 1 मिनट छोड़ भी देते हैं, वो तमाम चीजें जिसको लेकर के कांग्रेस निशाना साधती है, उन तमाम चीजों की इस चिट्ठी में तारीफ है। रंजीत कैसे देखेंगे? तो ये पता चल रहा है कि सुप्रियो भट्टाचार्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। वो स्थानीय स्तर के लिए जो स्थानीय राजनीति है उसी के लिए करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मैं तवज्जो उसको देता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जो है सर्वे सर्वा इस पार्टी के हैं। और इसमें देखिए साफ साफ मालूम चलता है कि राजनीतिक रूप भी है इसका, कि कांग्रेस की लाइन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, दोनों लाइन जो है एकदम अलग अलग लाइन है। कांग्रेस ने जो लाइन पकड़ा है कि ओबीसी समाज का, कांग्रेस ने जैसे बीजेपी को 240 सीटों पर पिछले लोकसभा में लेते हैं, तो उसको ये उम्मीद है कि अगर हम ओबीसी समाज को अगर टारगेट करते हैं या मत का विभाजन करते हैं तो उसको हम 240 से नीचे ला देंगे और मेरी स्थिति केंद्र में बन सकती है। तो वो एक सूत्री उसी कार्यक्रम पे वो चल रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये दिखा रही है कि वो हमेशा वो कांग्रेस का लाइन से उसका एकदम से अलग है। चाहे वो असम चुनाव का बात हो या बंगाल में चुनाव का बात हो, बंगाल में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री गए, टीएमसी गए समर्थन में करने के लिए गए। तो यह है कि सरकार भले हम साथ में आरजेडी और कांग्रेस के साथ चला रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी का जो एजेंडा है, हाँ गठबंधन है। देखिए सब लोगों को समझना चाहिए, लोग कहते हैं गठबंधन में गठबंधन है, लेकिन पार्टी का विलय तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आपस में विलय कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिपेंडेंट अलग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अलग है, और कई मुद्दों पर दोनों में मतभेद है। हाँ मतभेद है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मुझे समझ में आ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम जो दूसरा पार्ट जो हेमंत सोरेन का आया है कि वो केंद्र के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखना चाहती है। इसलिए आप यन किन प्रकार देखिए कि बीजेपी के पक्ष में ही लगता है, उनके काम करने के अंदाज से कि बीजेपी को फायदा ही होगा उससे। भले राज्य के जो नेता है उसके साथ मुख्यमंत्री बहुत नहीं रखना चाहते संबंध, लेकिन कम से कम मोदी और अमित शाह के साथ वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, केंद्र के साथ हमारी जो SIR का मुद्दा हो या जनगणना का मुद्दा हो या कोई भी जो भी मुद्दा हो, उसमें निश्चित रूप से जो जेएमएम का जो है वो कांग्रेस से बिल्कुल ही अलग है, दोनों मेल नहीं खाता है उसमें। तो ये देखने को मिल रहा है। और क्या आप कह रहे थे? एक मेरा पॉइंट ये, चलिए ये तो हो गया, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि केंद्र के साथ उनका रिश्ता सही रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सरना धर्म कोड की उन्होंने मांग की है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुख्यमंत्री ने झारखंड के लिए सरना धर्म कोड की मांग की है, ठीक है,
बहुत बड़ा दांव है ये। और केंद्र सरकार अगर जनगणना में प्रावधान करेगी तो वो पूरे देश के लिए करेगी, अगर अलग धर्म कोड मिलता है। अब आप जैसे ही राजस्थान चले जाएंगे तो राजस्थान में सरना धर्म कोड की मांग नहीं है, वहां आदिवासी धर्म कोड की मांग है। आप जैसे ही मणिपुर चले जाएंगे तो सरना धर्म कोड वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आप गोंड आदिवासी जो है आपके मध्य प्रदेश के, वो लोग सरना धर्म कोड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक चुनौती भी है कि आखिर एक अलग धर्म कोड मिलेगा तो उसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम आदिवासी उसके अंदर आने चाहिए। केंद्र सरकार भी इसी को लेकर के और जो है वो चिट्ठी लिखती है। तो हेमंत सोरेन की मांग कितनी फिजिबल लगती है? देखिए, मांग तो फिजिबल ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेन है कि उनका जो राजनीतिक हित है वो इस पत्र के द्वारा साधा जा रहा है। और इस पत्र में मैं एक लाइन पे और आपको दिलाना चाहता हूँ। जो बहुत सारा लंबा चौड़ा पत्र है, बहुत सारी लाइन ऐसे है कि जरूरी नहीं मेंशन करना, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस सब को मेंशन किया है कि आज़ादी से के समय जो है कि आजादी के समय तक, उनको आजादी के समय तक अलग धर्म कोड अलग था, धर्म लेकिन जैसे ही हाँ, हमें आजादी मिली हाँ, तो अलग धर्म कोड खत्म हो, फिर इनडायरेक्टली कांग्रेस पे ही निशाना है। वही करे ये लाइन आप छोड़ भी सकते थे। आपको अगर धर्म कोड का मांग करना है तो ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस लाइन को लिखा, उसको मेंशन किया कि इस तरह का चीज हुआ, तो ये इनडायरेक्टली कांग्रेस पे ही निशाना है। क्योंकि जैसे ही देश आजाद हुआ तो लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, और कांग्रेस के समय में ही वो जो धर्म कोड जो था उसको, आदिवासी धर्म कोड को, उसको हटा दिया गया। अब हटाने के बाद स्थिति जो है, धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट भी बने लोग, ईसाई भी बने, और झारखंड में भी क्रिश्चियन बने, ईसाई बने, लोग बने। इस तरह करके जब अब अलग अलग एक आदिवासी धर्म कोड की मांग अगर आप करते हैं, देखिए सरना धर्म कोड के नाम से तो वो ये मतलब एक्सेप्ट नहीं है। सरना धर्म कोड की मांग तो पहले खारिज हो चुका है। लेकिन कई लोग जो है जो इस एकमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी नाम से हम लोग सहमत हो जाए, लेकिन अभी तक भी वो पूरा वो सहमत नहीं हो पाए। कई मीटिंग लोग करते हैं जा जाके, लेकिन देव कुमार धान जैसे लोग जो है मीटिंग करते हैं कि एक नाम ऐसा हो जाए जिसपे सारे लोग सहमत हो जाए, लेकिन अभी तक वो प्रयास सफल नहीं हो जाए। क्योंकि अगर कोई ईसाई बन गया है तो उसकी आस्था एकदम उधर चली गई। अब उसको वापस कहना कि नहीं तो आप आदिवासी धर्म कोड लिखिए, तो वो लिखेगा नहीं, वो लिखेगा। या जो नॉर्थ ईस्ट में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, या जो हिंदू धर्म भी जो लिखते हैं, तो सब तरह के लोग हैं, तो वो आदिवासी धर्म एक नाम पे सहमत नहीं है। और जब तक एक नाम पे सहमत नहीं होंगे तब तक आपकी बातों पे वजन नहीं रहेगा। ऐसा कैसे रहेगा कि कोई एक आदमी जो है बगल का आदमी लिखेगा अपना धर्म के नाम, वही समुदाय का आदमी के आदिवासी लिखेगा, और दूसरा लिखेगा अपना वो क्रिश्चियन लिखेगा? ऐसा होगा तो नहीं होगा। उसके लिए आपको, अगर जो लोग यहाँ पे जो बात करते हैं कि 15 करोड़ हमारी संख्या, 15 करोड़ संख्या है, लेकिन 15 करोड़ लोग तो आदिवासी धर्म की मांग नहीं करते। हाँ, नहीं करते। तो इसलिए सरना धर्म कोड की मांग भले कर दी है, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं कि अभी फिलहाल तो वो संभव, वो लगता नहीं है। फिर मैं दूसरी बात जो कांग्रेस की बात, इसलिए भी देखिए आज जो धर्म जो चिट्ठी जो है उसमें बार बार आदिवासी शब्द का जिक्र किया गया कि झारखंड राज्य का स्थापना आदिवासी सब चीज गठन किया गया। अब यहाँ कांग्रेस का भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और कांग्रेस का भी जो स्टैंड है कि जितनी हमारी जिसकी जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, हाँ, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर ये वाला फॉर्मूला क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्सेप्ट कर सकती है? अभी वो मौजूदा 81 विधानसभा सीट है, 81 विधानसभा सीट में 28 सीट जो है आदिवासी के लिए रिजर्व है। 28 के बाद एक 29वां नंबर का जो सीट है, इस पे कल्पना सोरेन विधायक हैं। वो सीट ऐसा सीट है जो उससे कल्पना सोरेन से पहले ओबीसी समाज के लोग आते थे, तो या सरफराज आलम है या उससे पहले जयप्रकाश वर्मा है, मतलब वो सीट ओबीसी समाज के लोग आते थे। अब उस पे एक आदिवासी महिला आ गई है, और बाबूलाल मरांडी भी एक जनरल सीट पे है। मतलब 81 में से 30 जो विधायक है वो आदिवासी समाज के विधायक है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी के अनुसार होना चाहिए ये आदिवासी, तब तो ये सीट जो आदिवासियों की संख्या, अब जनगणना होगी तब मालूम चलेगा, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि 22% 23% के आसपास है। और अगर 81 में अगर 30 का परसेंट जो जोड़ते हैं तो एक मोटा मोटी जोड़िए तो मुझे लग रहा है कि 35% के पास चला जाएगा,
है ना। तो अब ये बार बार कह रहे हैं कि जितनी जिसकी अब इस भारी संख्या भारी है, उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये तो किसी का अधिकार छीनने की मतलब बात आप कह रहे हैं कि आदिवासी सीटों को घटा दीजिए। ओबीसी समाज के हाँ। लिए आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आप एसटी समाज के साथ फिर गलत कर दे रहे हैं। तो अब ये तो आपसी, हाँ, ये तो आपसी समन्वय का बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। तो बहरहाल इस चिट्ठी का पूरा पोस्टमार्टम हमने आपके सामने किया है कि भाई हेमंत सोरेन की इस चिट्ठी के मायने क्या है। देखिए, हेमंत सोरेन का पारंपरिक जो वोट बैंक है, जो एसटी वोट बैंक है, वो तो इससे मजबूत होता है झारखंड में, निस्संदेह मजबूत होता है। लेकिन एक बॉल से वो 2 विकेट गिराते हैं। एक विकेट गिराते हैं कांग्रेस का, जो गिरा हुआ विकेट है उसको और गिरा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक छक्का मारते हैं कि केंद्र के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर देते हैं। झारखंड बीजेपी का विकेट भले गिरा दें, लेकिन केंद्र के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर देते हैं। चूंकि ऐसे 3 पॉइंट है इस चिट्ठी में, जिन तीनों पॉइंटों को कांग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। पहला पॉइंट, जिसमें वो पीएम मोदी या केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां उसकी तारीफ कर रहे हैं, विदेश नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 कि आजादी तक तो जो था आदिवासियों को उनका अधिकार मिलता था, आजादी के बाद जिसने छीना उसने छीना, तो इनडायरेक्टली नाम लिया बिना उन्होंने सब कुछ कह दिया। आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हेमंत सोरेन की इस चिट्ठी के मायने और इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहने वाला है, ये लिख करके ले लीजिए। और इस चिट्ठी से बहुत कुछ नजर आ रहा है। नमस्कार, जोहार।